वेलकम स्टूडेंट्स 2025 का पेपर लास्ट ईयर का सेट नंबर 5553। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। A beam of light of wavelength 720 nanometer enters into water। तो वाटर में जाके उसकी वेवलेंथ क्या है वो हमें बतानी है। सो वेवलेंथ इन मीडियम चेंजेस, obviously changes, lambda dash is given by lambda by mu। In air it was 720 divided by 4/3, refractive index given है। So this will come out to be 540। So answer is 540 nanometers। Answer is this। A capacitor or capacitance C has reactance X। तो obviously capacitor की reactance जो होती है 1/2 pi FC होती है। If both capacity and frequency are doubled, capacity को भी डबल कर रहे हैं और frequency को डबल कर रहे हैं, इसको भी 2 times कर रहे हैं, इसको भी 2 times कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 4 आएगा। दैट मीन्स द रिएक्टेंस विल बिकम x/4। सो आंसर इज x/4, डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट 4 point charges are placed। 4 charges are Q are held at the corners of a sphere of side L। हमारे पास स्फीयर है जिसकी साइड L है, यहाँ पे 4 चार्जेस पड़े हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू। एक और चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग अनदर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर। एक प्लस क्यू चार्ज को हम इन्फिनिटी से सेंटर में लेके आ रहे हैं। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना है, जो चार्ज लेकर के आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब पोटेंशियल एट दैट पॉइंट निकालने के लिए आपको चारों का पोटेंशियल जोड़ना पड़ेगा, इन चारों पॉइंट्स का। और अगर ये साइड ऑफ स्फीयर जो है L है, तो सेंटर का डिस्टेंस L/√2 होता है। सो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल कितना हुआ? 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइड बाय L/√2 डिस्टेंस इनटू 4 टाइम्स, बिकॉज़ चारों चार्जेस का, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा। 4 से 4 तो बेटा कैंसिल आउट हो गया। सो पोटेंशियल इज √2 Q डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट L। ये पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो वर्क डन हो गया। एक और Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 Q डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट L। सो दिस इज आंसर, √2 Q स्क्वायर हो जाएगा। सो आंसर इज बी पार्ट है, आंसर इसका बी पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A metal sheet is inserted between the plates of a capacitor। तो बताओ कैपेसिटी में क्या असर होगा? कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A/d। अगर आप तो मेटल शीट डाल रहे हो, मतलब कंडक्टिंग स्लैब, मेटल शीट मींस कंडक्टिंग स्लैब डाल रहे हो। कंडक्टिंग स्लैब डालने पर जो कैपेसिटी होती है वो एप्सिलॉन A/d - t। डेरिवेशन भी की होगी आप लोगों ने। सो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी कैपेसिटी बिकम्स ग्रेटर देन C। तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको रेजिस्टेंस बतानी है AB के अक्रॉस। सो लेट अस सी हाउ द करंट इज फ्लोइंग। सपोज यहाँ पे A बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, B नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से करंट चला, R में से आया, फिर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऐसे और ऐसे और ऐसे। फिर ये तीनों का करंट ऐड होकर के यहाँ से करंट जाएगा, ऐड होकर के बाद में B में जाएगा। तो क्लियरली these 3 distances, this and this are in parallel। तो पैरेलल में की डिस्टेंस होगी R पैरेलल में R/3 हो गया। बाद में जो कैपिटल R है उसके साथ सीरीज में है R/3। ये तीनों पैरेलल में, this and this। बाद में R सीरीज में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3R। सो आंसर इज 4/3R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी टाइम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? A charged particle gains a speed of 10⁶ meter per second when accelerated from rest through a potential difference of 10 kilovolt। It enters the region of magnetic field 0.4 Tesla, which is perpendicular to magnetic field। Velocity is perpendicular to magnetic field। आपको रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बताना है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या बताना है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला होता है बेटा R = mv/qb।
बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमें मास दिया हुआ है ना ही उसकी वेलोसिटी दी हुई है, मास और चार्ज नहीं दिया हुआ, सॉरी वेलोसिटी इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, मास एंड चार्ज आर नॉट गिवन हियर। और उन्होंने क्या बताया, चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट किया 10 किलोवोल्ट से। जब चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सलेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q into V, चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहां से हमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी, m/q की वैल्यू हमें मिल जाएगी। Then will become twice the voltage divided by velocity का square. So m/q voltage is given to be 10,000 और velocity हमारी 10⁻⁶ का square। This comes out to be 2 into 10⁻⁻8 mass to charge ratio, 2 into 10⁻⁸ आ गया बस। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, 2 into 10⁻⁸, velocity 10⁻⁶, and magnetic field is 0.4 Tesla। So you divide करके 5 आएगा, 5 into 10⁻⁻2, 5 centimeter will be the answer. Answer is 5 centimeter. Radius of circular path is 5 centimeter. You should remember this formula. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में घूमता है तो रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। This should be remembered always. 7th question, करंट दिया है, सर्कुलर लूप का रेडियस दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट पूछिए, डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो आपको पता है, करंट लूप के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला NIA होता है। N की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स इज 1, करंट इज 10/π, एरिया πr², रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 14/100 का स्क्वायर, दैट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 10 196 डिवाइडेड बाय 10,000, 10 कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 0.196, सी पार्ट विल बी द आंसर। Next question number 8. Rays coming from the sun that play important role in Earth's warmth. Obviously आपको पता है हीटिंग इफेक्ट कौन सी रेस का होता है, आपको हमेशा ही पता है। जहां हीटिंग इफेक्ट की बात आ जाए, कौन सी रेस की बात चल रही है, इंफ्रारेड रेस की बात चल रही है। What are the dimensions of mu? What are the dimensions of mu epsilon की power -1? That is 1/mu epsilon की dimension पूछे गए। We know that speed of light is 1/mu epsilon naught under root. On scaling, c scale is 1/mu epsilon। इसी के dimension पूछे गए। Speed of light का scale है। Speed के dimension L2-1 होते हैं, उसका scale हो जाएगा, क्या dimension होगी? L2t-2। So answer is B part here, L2t-2। Next question is, which of the following electromagnetic waves has a photon of largest momentum? Momentum of a photon is given by h/λ। h/λ momentum of photon h/λ होता है बेटा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है एक्स रेज की, सो आंसर इज एक्स रेज। एक्स रेज हैव द लार्जेस्ट एनर्जी, लार्जेस्ट मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 times the kinetic energy of proton। उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो बतानी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स में h/2m²। तो वेवलेंथ, मास और काइनेटिक एनर्जी के रूप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा अल्फा/λ/pm निकालना है। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। मास की इनवर्सली है तो मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का मास 1, अल्फा पार्टिकल का मास 4, देन अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन से 4 टाइम्स उन्होंने बोली है, तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी k है तो उसकी 4 टाइम्स है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स है, k से k कट गया, 1/16 का रूट आ गया 1/4, सो आंसर इज 1/4। सी पार्ट इज द आंसर, सी पार्ट इज द आंसर हियर। You should remember de Broglie wavelength formulas, dual nature of matter के फॉर्मूले हैं बेटा ये सारे। So 11th question हो गया। Next we go to the question number 12। Two coherent light wavelengths, इनका एम्पलीट्यूड a है। एक वेवलेंथ इसका एम्पलीट्यूड a है, एक वेवलेंथ इसका एम्पलीट्यूड a है, यहाँ पे आ गया। इंटेंसिटी बतानी है हमें वहां पर, हाउ मच इज वेरीज, मिनिमा से मैक्सिमा के बीच में वेरिएशन बतानी, मिनिमा पे कितनी, मैक्सिमा पे कितनी। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिंगल वेव का, तो हो गया k एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
के एम्पलीट्यूड का स्केल, दिस इज I2, दिस इज I1, और मैक्सिमम पे इंटेंसिटी होती है बेटा √I1 प्लस √I2 का होल स्केल, या कह सकते हो के A1 प्लस A2 का होल स्केल। तो दोनों का एम्पलीट्यूड A है, A प्लस A, दिस विल बिकम K इंटू 4A स्केल। यहाँ पे दिया कि 4A स्केल आंसर मैक्सिमम। मिनिमम इंटेंसिटी होती है के A1 माइनस A2 का होल स्केल। यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, A माइनस A 0 हो गया। सो मिनिमम इंटेंसिटी बेटा 0 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4A स्केल, K टाइम्स 4A स्केल होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आंसर फिर भी बी है इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 13, assertion during formation of a nucleus the mass defect produced is source of binding energy of the nucleus। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि अगर मास डिफेक्ट होगा तभी एनर्जी बनेगी ना। जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास डिक्रीज होता है, वही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्केल। दिस इज करेक्ट। फॉर ऑल न्यूक्लियाई द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विद मास नंबर। दिस इज रॉन्ग। हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ बनाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, तो ग्राफ गोज लाइक दिस। ऐसा ग्राफ होता है, आपको पता है। पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करती है, बाद में डिक्रीज भी करती है। सो हमेशा इंक्रीज कर रही है, दैट इज रॉन्ग। सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। सो आंसर इज सी पार्ट। इन दिस केस इट इज सी पार्ट। वैसे आपको ध्यान रखना है, जब भी असर्शन रीजन क्वेश्चन करना है, सिर्फ असर्शन को रीड करो और रीजन अपने आप देने की कोशिश करो। इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट the presence of only few alpha particle at angle of scattering pi led to the discovery of nucleus। Okay, what they are saying in alpha scattering experiment, देखो क्या होता है alpha scattering experiment में, ये न्यूक्लियस है। जो अल्फा पार्टिकल्स बहुत दूर से जा रहा होता है स्ट्रेट जाएंगे, जो थोड़ा पास से जाएंगे वो बेंड हो जाएंगे, और पास से गया और बेंड हो जाएगा। जो डायरेक्टली इससे टकरा जाएगा अल्फा पार्टिकल वो वापस आएगा, उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग पाई है, which is coming back, but only very few are coming back because nucleus is very small, atom is so much large। एटम तो बहुत बड़ा, न्यूक्लियस छोटा सा, कोई अल्फा पार्टिकल से टकराता है जो वापस आता है। उसका कारण है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली टक्कर ले जाएंगे, उससे डायरेक्टली टकराएंगे, इसलिए ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड बैक एट एंगल ऑफ पाई। सो आप ध्यान से पढ़ो, हमने क्या रीजन दिया, क्या वही रीजन लिखा हुआ है। The size of nucleus is approximately 10⁻⁵ times the size of an atom, बिल्कुल ठीक, and therefore only few alpha particles are reported। ये बिल्कुल ठीक आंसर है, assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट, impurities in p टाइप सिलिकॉन are not pentavalent, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेंटावेलेंट होती नहीं है p टाइप में। p टाइप में कौन सी होती है, ट्राइवेलेंट impurities होती है, नॉट पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट impurities होती है। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, द होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड इन p टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सेप्टर एटम डेंसिटी, ये भी ठीक है। होल डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के बराबर होती है, बिकॉज एवरी इम्प्योरिटी एटम प्रोड्यूसेस वन होल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ये भी ठीक है। अब मोस्टली तो कोई लिंक बनता लग नहीं रहा है, बट डाउटफुल केस है। मेरे हिसाब से आंसर बी है, बट मे बी इट मे आल्सो बी ए, क्योंकि नीचे उन्होंने पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की बात थोड़ी कर दी है, तो श्योरली नहीं है। आंसर कैन बी आइदर ए और बी, कंफर्म नहीं हो कह सकते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The Balmer series in hydrogen atom spectrum is formed when electron jumps from higher energy state to the ground state। This is wrong। Balmer series ground state में नहीं बनती है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में बनती है। ग्राउंड स्टेट इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है फिर तो लाइमन सीरीज बनेगी, बामर सीरीज नहीं बनेगी बेटा। सो असर्शन इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स ओनली, ऐसा तो नहीं है बेटा कि सक्सेसिव ऑर्बिट में जंप करेगा, तो कहीं से भी आ सकता है, 4 से भी 1 पे आ सकता है। सक्सेसिव ऑर्बिट्स थोड़े ना है,
तो असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, दोनों चीज एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द नेटवर्क बिटवीन ए एंड एफ के बीच में आपको इफेक्टिव डिस्टेंस बतानी है। यहाँ पे अगर हम बैटरी लगा के देख लें, सपोज यहाँ बैटरी लगी हुई है, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो करते हुए इधर से आएगा। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस किसमें है, सीरीज में, 2 और 4। जहां बैटरी लगी उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, दूर से दूर सोचो, बैटरी वाली साइड से सॉल्व करोगे कभी होगा नहीं, बहुत दूर से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्लियरली ये दोनों सीरीज में है, 2 और 4 आर इन सीरीज, 2 और 4 इन सीरीज मिलके बन जाएगा आपका 6 ओम। फिर 6 और 3 जो है वो किसमें हो जाएगा, वो पैरेलल में हो जाएगा, 6 and 3 विल बी इन पैरेलल। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 और 3 को पैरेलल में सॉल्व करोगे 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, so this will be 6 LCM 1 plus 2, r की वैल्यू 2 आ जाएगी, 6 और 3 पैरेलल में 2 आ जाएगा आंसर हमारे पास। सो ऐसी डायग्राम बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 40, यहाँ पर है 5, ये सब सॉल्व के हो गया 2, और यहाँ पर है 8। इन सबको सॉल्व करके 2 आंसर आता है। नाउ 2 and 8 आर इन सीरीज, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो जो दो रेजिस्टेंस बैटरी के पास में है, इधर बैटरी से कनेक्टेड है, वो सबसे एंड में सॉल्व होनी है, ध्यान रखना, बाकी सब सॉल्व होती जाएगी। 2 और 8 ऐड होके हो गया हमारे पास 10। नाउ 10 and 40 आर इन पैरेलल, इनको सॉल्व करो, 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, दैट विल कम आउट टू बी 8। वैसे भी एक फॉर्मूला होता है पैरेलल सॉल्व करने का, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, उससे कर लो। 10 into 40 डिवाइड बाय 10 प्लस 48 आ जाएगा। लास्ट में ये 7, 8 और 5 ये हो गए सीरीज में, तो टोटल मिला के रेजिस्टेंस हमारी होगी 20। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करना है सीरीज पैरेलल वाला, घबराना नहीं है, 3-4 स्टेप लगेंगे बेटा। यू हैव टू, आपको 3-4 डायग्राम बनानी पड़ेगी। पहले यहाँ ये वाली देखो सॉल्व करके नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे, फिर नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे, तब जाके क्वेश्चन होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18, a current of 5 ampere is passing along x-axis through a wire lying along x-axis. Find the magnetic field at this point. छोटा सा एलिमेंट लिया, 1 सेंटीमीटर लेंथ का एलिमेंट है, और जो पोजीशन है वो बहुत दूर, जो जिस पॉइंट पे पूछ रहे हैं वो मीटर में डिस्टेंस है कुछ। तो जब ऐसा छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ये 22 लाख का क्वेश्चन है बेटा, वेरी स्मॉल एलिमेंट दे आर टेकिंग। यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है along x-axis, current is traveling along x-axis, 5 ampere current is x-axis। ओरिजिन पे एक एलिमेंट है हमारे पास, उसमें से करंट चला, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पर, यहाँ पे दूर एक एलिमेंट है 3,4 मीटर्स पे, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये करंट है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा, इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। पाइथागोरस निकालो, 3 और 5 का 5 मीटर आ जाएगा, मीटर्स में सब कुछ। करंट और r वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, यूजिंग बायसेवर्ट लॉ, μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। μ0/4 पाई की वैल्यू बायसेवर्ट लॉ, बिकॉज़ इट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, वहीं से पता चला कितना छोटा एलिमेंट दिया हुआ है और पॉइंट बहुत दूर दिया, मीटर में दिया हुआ है। तो ये बायसेवर्ट लॉ का क्वेश्चन है बेटा। 10⁻⁻7, करंट इज हाउ मच, current is 5 ampere, length of conductor is 1 centimeter, that is 0.01, distance 5 का स्क्वायर, sin थीटा चाहिए आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4/5। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा।
एक 5 से 5 तो कट जाएगा, 4/25 समथिंग आंसर आ जाएगा। 10 की पावर्स निकाल लेना, आप इसको सॉल्व कर लेना। सो दैट इज अ क्वेश्चन ऑन बायो-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल डायरेक्टली लाइन में जा रहा है तो एक पॉइंट पे रुक के वहां से वापस आता है। वो जो डिस्टेंस है जहां पे रुक के वापस आया था, न्यूक्लियस को टक्कर नहीं मारता, उससे पहले ही वापस आया था। बिफोर हिटिंग द न्यूक्लियस इट कम्स बैक। वो जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और एक प्रोटॉन जा रहा है 3.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, Z की वैल्यू 79 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। प्लीज ध्यान रखना, जो आपने आर्टिकल किया है वो अल्फा पार्टिकल से निकाला गया है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने प्रोटॉन बोल दिया है। सो इट इज नॉट अल्फा पार्टिकल, इट इज प्रोटॉन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमें डेरिवेशन की तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वहां जाके क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन 1/4πε0। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +C, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है +Ze डिवाइड बाय R। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सो R0 की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Ze² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। (9 to 10⁻9) atomic number is given to be 79। 1.6 into 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 3.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.95, बट हमें तो जॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा ही में चल रहा है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 into 10⁻13 जॉल। 3.95 से कट जाएगा, यहाँ पे सीधा 20 आ जाएगा, 20 को जा रहा है तो 18 into 10⁻10 हो गया। यहाँ पर हो गया 1.6 into 1.6 into 10⁻38 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻13। 1.6 से कट गया, बाकी 18 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 की पावर सॉल्व कर लो, तो यू विल गेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल क्वेश्चन हमारा है वो अल्फा पार्टिकल पे बेस्ड है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने प्रोटॉन बोल दिया है। ध्यान से देख के करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट डिस्टेंस r/3 इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस r। ध्यान से रीडिंग करनी है, ध्यान से पढ़ना है। सरफेस बोला है, सरफेस, कन्वेक्स सरफेस। 3 चीजें होती हैं, मिरर अलग है, सरफेसेस अलग है, लेंस अलग है। मिरर बोलेंगे तो मिरर फॉर्मूला लगाना है, लेंस बोलेंगे तो लेंस फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस बोला है, सो ध्यान से देख के क्वेश्चन को करना है। कन्वेक्स सरफेस इट इज। सो लेट अस मेक द डायग्राम। कन्वेक्स सरफेस की डायग्राम, कन्वेक्स सरफेस है ऐसे, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r है। P और C का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर, r/3 डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। यहाँ A है, इफेक्टिव इंडेक्स 1 है, उधर इफेक्टिव इंडेक्स n है, एंड विच इज गिवन टू बी लेस देन 4। उन्होंने कहा n की वैल्यू लेस देन 4 है। स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला -μ1/u प्लस μ2/v is equal to μ2 minus μ1/r। फर्स्ट मीडियम इज ईयर 1, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है -r/3 प्लस सेकेंड मीडियम इज n डिवाइड बाय v। सेकेंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय रेडियस इक्वल राइट साइड पे r है। अब हमें v की वैल्यू निकाल के बतानी है। v की वैल्यू क्या आएगी, n/v बिकम्स, माइनस से माइनस कट गया, 3/r आ गया, ऊपर से जाकर माइनस हो जाएगा, n-1/r -3/r, सो n-4/r आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अल्टीमेटली v बिकम्स nr डिवाइड बाय n-4। ये v की वैल्यू आ गई, बस ये v की वैल्यू आ गई।
ठीक है, अब देखो, बिकॉज दे हैव गिवन दैट n इज लेस देन 4, तो n माइनस 4 की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, इसकी वैल्यू माइनस में है, और इसकी वैल्यू माइनस में, दैट मीन्स b की वैल्यू भी माइनस में आ गई। इमेज नेगेटिव में आई, b माइनस में आया, b माइनस में आने का मतलब इमेज लेफ्ट की तरफ बन गई है, और दैट इज ए वर्चुअल इमेज। अगर रियल इमेज होती तो यहाँ कहीं बनती, इमेज यहाँ लेफ्ट साइड में बन गई है। अगर यही n ग्रेटर देन 4 दिया होता तो इमेज राइट पे बननी थी, n लेस देन 4 दिया तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का और पार्ट। In Young's double slit experiment, the intensity of central maximum is I naught. Calculate the intensity at a point where part difference between the two interfering waves is lambda by 3. अब इस क्वेश्चन करने का दो मेथड है, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग मेथड है। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। देखो, दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी उन्होंने सेम बोली है। यहाँ पे दो स्लिट्स हैं, इनकी इंटेंसिटी आई और आई नॉट। सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी जो है हमारे पास आई नॉट दी हुई है सेंट्रल मैक्सिमा पे। अब मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, दोनों रूट आई है मैक्सिमा की इंटेंसिटी का फॉर्मूला। सो आई नॉट बिकम्स 2 रूट आई का स्क्वायर 4i, दैट मीन्स आई की वैल्यू, ईच स्लिट की वैल्यू इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4 है। अगर यहाँ पे आई नॉट होता है, यहाँ पे आई नॉट बाय 4 और आई नॉट बाय 4 होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। Each slit has intensity I naught by 4. अब part difference दिया lambda by 3, part difference दिया lambda by 3, उसको phase difference में कन्वर्ट करो, x by lambda is equal to 5 by 2 pi, lambda by 3, 5 by 2 pi, x की वैल्यू lambda by 3 पुट कर दी, lambda से lambda कट के 5 की वैल्यू 2 pi by 3 और it is 120 degree. So what will be resultant intensity? उसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। फर्स्ट की इंटेंसिटी I नॉट बाय 4, सेकंड की इंटेंसिटी I नॉट बाय 4, 2 अंडर रूट ऑफ I नॉट बाय 4, I नॉट बाय 4 का अंडर रूट, cos ऑफ 120 डिग्री होता है माइनस हाफ, 2 से 2 कट गया, I नॉट बाय 4 प्लस I नॉट बाय 4, यहाँ माइनस साइन बच गया, माइनस I नॉट बाय 4 आ गया, इन दोनों को मिला के अंडर रूट के माइनस I नॉट बाय 4 आ गया, I नॉट बाय 4 से I नॉट बाय 4 कट गया प्लस माइनस, तो लास्ट में आंसर बच गया हमारे पास I नॉट बाय 4, आंसर इज लेफ्ट। ये तो है लॉन्ग मेथड। वी हैव ए शॉर्ट मेथड आल्सो। किसी पॉइंट की इंटेंसिटी निकालनी हो, अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपको I नॉट दी हुई है, so I will be equal to I naught cos square 5 by 2. This is a shortcut method. अगर सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी है, किसी और पॉइंट की इंटेंसिटी आपको निकालनी है, तो I naught cos square 5 हमारा था 120 by 2, 5 के लिए 120 हमने अभी निकाली थी, ये cos 60 हो जाएगा, cos 60 होता है 1 by 2, so 1 by 2 का स्क्वायर, सो अल्टीमेटली फिर आंसर भी I नॉट बाय 4 आ जाएगा। बट ये शॉर्टकट मेथड है, जो पहले मैंने करवाया वो लॉन्ग मेथड था, प्रॉपर मेथड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज दिस। फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट है वो भी दी हुई है आपको। फाइंड द कट ऑफ पोटेंशियल आपको निकालना है, कट ऑफ पोटेंशियल निकालना है। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। बिकॉज यहाँ पे आपको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड दिया तो ये फॉर्मूला चलेगा। हमें कट ऑफ पोटेंशियल निकालना है, V नॉट इट विल बी इक्वल टू H बाय E। गिवन फ्रीक्वेंसी इज 6.8 into 10⁻14 माइनस 3.6 into 10⁻14। H की वैल्यू आपके जो आपको पेपर मिलेगा उसके फर्स्ट पेज पे H और E की वैल्यू लिखी होती है, 6.62 into 10⁻34 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻19 और कॉमन आ गया 10⁻14, 6.8 minus 3.6 becomes 3.2,
1.6 से कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा हमारे पास। 2 को 6.62 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 13.24 इंटू 10 की पावर -1, दैट इज 1.324 वोल्ट इज द आंसर। 1.324 वोल्ट इज आंसर है। इजी क्वेश्चन था। That was question number 21. Question number 22. There is a limit to amount of charge that can be stored in a given capacitor. एक कोई given capacitor है, उसमें एक लिमिट तक चार्ज स्टोर हो सकता है। उसके ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो क्या होगा? कोई भी कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम होगा, एयर भी हो सकता है, कोई और मीडियम भी हो सकता है। आप एक गिवन लिमिट तक चार्ज सप्लाई कर सकते हैं उसका। इससे ज्यादा चार्ज दिया तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो जाएगा दोनों के बीच में, और अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। एक लिमिट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो बीच वाला जो मीडियम है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। मान लो एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा और आइंस बनने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। जो भी बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, चाहे वो एयर है, चाहे कोई ऑयल है, चाहे कोई थर्मोकोल है, if a particular value of electric field is exceeded तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर यहाँ पे कंडक्शन शुरू हो जाएगी, चार्ज की कंडक्शन शुरू हो जाएगी, बिकॉज ब्रेकडाउन हो गया, आयंस के चलना शुरू कर देना। सो ऑन क्रॉसिंग द ब्रेकडाउन लिमिट ऑफ द दिस डाइलेक्ट्रिक इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, तो चार्ज विल नॉट बी स्टोर्ड। इसलिए कितना चार्ज दे सकते हैं उसकी लिमिट है, उससे ज्यादा चार्ज हम सप्लाई नहीं कर सकते कैपेसिटर को। ठीक है, नेक्स्ट। A capacitor is charged by battery to potential difference V. It is disconnected from battery and connected across another identical capacitor. So what are they are saying? See, एक हमारा कैपेसिटर है, उसको हमने बैटरी से लगाया और उसको चार्ज किया, उसकी कैपेसिटी C है, वोल्टेज। इसकी जो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो है हाफ CV²। बाद में हमने इसको जोड़ दिया एक और कैपेसिटर के साथ जो कि अनचार्ज था, तो यहां से चार्ज फ्लो हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज आ जाएगा। अल्टीमेटली बोथ रिक्वायर सेम पोटेंशियल। वो जो कॉमन पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है C1V1 plus C2V2 डिवाइड बाय C1 plus C2। कॉमन पोटेंशियल शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला टॉपिक है। पहले कैपेसिटी C वोल्टेज V थी, दूसरे की कैपेसिटी C वोल्टेज 0 थी, अभी चार्ज नहीं था शुरू में, C plus C V डैश की वैल्यू ऊपर CV डिवाइड बाय 2C होगा, V by 2 होगा। तो अल्टीमेटली बोथ रिक्वायर पोटेंशियल V by 2 एंड V by 2, दोनों का पोटेंशियल V by 2 हो जाएगा। तो अब कितनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड है? अब पोटेंशियल तो हो चुका है V by 2, नाउ पोटेंशियल V by 2। ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? आपको कैपेसिटी की वैल्यू होगी C plus C 2C और वोल्टेज हमारी V by 2 plus दिस कम्स आउट टू बी हाफ CV² डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो फाइनल एनर्जी है और जो इनिशियल एनर्जी है उसकी रेशियो पूछी है U2 by U1। फाइनल एनर्जी हाफ हो चुकी है, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, जब यहाँ से चार्ज चला वायर्स गर्म हो गई, एनर्जी गॉट वेस्टेड, जो एनर्जी से उसकी आधी रहेगी एनर्जी, तो इसलिए रेशियो जो है डिवाइड करके आपका हाफ आंसर आ जाएगा। दिस डिवाइड बाय दिस इज हाफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. Now we come to the question number 23. You cannot see a person standing on the other side of boundary wall but can hear him. बाउंड्री वॉल है, बड़ी सी ऊंची बाउंड्री वॉल है, उसके पीछे पर्सन खड़ा है, उसको आप देख नहीं सकते पर उसकी आवाज सुन रहे हो, बिकॉज साउंड वेव की डायरेक्शन पॉसिबल है। साउंड वेव जो है वॉल्स के थ्रू, वॉल्स के ऊपर से बेंड होके आ सकती है, बट लाइट नहीं आ सकती। लाइट को बहुत स्मॉल साइज का ऑब्स्टेकल या स्मॉल साइज की स्लिट चाहिए,
वॉल इज वेरी बिग साइज्ड, तो साउंड की डायफ्रैक्शन पॉसिबल है इस केस में, बट लाइट की डायफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट इज आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है, slit, single slit of width 1.5 millimeter, diffraction pattern 1 meter away. Find the distance of nearest point from the central maxima at which intensity is 0. Intensity 0 कहाँ पर होती है? मिनिमा पर 0 होती है, ठीक है। और वो पूछे नियरेस्ट पॉइंट, मतलब पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा की बात चली, फर्स्ट मिनिमा की आपको पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, वो पूछा गया। So let us see what is the answer here. सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन है हमारे पास, ये डिस्टेंस पूछा गया, फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस होता है, मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, मिनिमा का फॉर्मूला होता है n लैम्डा डी बाई इन डायफ्रैक्शन। ये फॉर्मूला इंटरफेरेंस में मैक्सिमा का होता है, बट यहाँ पर मिनिमा का होता है। फर्स्ट मिनिमा की बात चल रही है, 1 लैम्डा डी बाई, लैम्डा की वैल्यू है 750 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी इज गिवन टू बी 1, स्मॉल ए इज 1.5 इंटू 10⁻3। ये कटिंग कर दोगे आप तो आएगा 500 इंटू 10⁻6, या कह सकते हो 5 इंटू 10⁻4 मीटर्स, ठीक है। और अगर आपको मिलीमीटर में निकालना हो तो 0.5 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, 0.5 मिलीमीटर मिलता आंसर। फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस निकालना था, फर्स्ट मिनिमा, तो ये आंसर आ गया, फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस लैम्डा डी बाई, ये भी लैम्डा डी बाई हो जाएगी, और टोटल जो विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो 2 लैम्डा डी बाई ए होती है। क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नेटिक मोमेंट दी हुई है, थोड़ा यूनिट नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो एम्पियर मीटर स्केल लिखते हैं, इन्होंने जूल पर टेस्ला लिख दिया, बातें की है वही यूनिट है। बार मैग्नेट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पड़ा इसका 0.4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट एंड वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट बाय 180 डिग्री। बार मैग्नेट जो है वो पॉइंट्स अलोंग, पॉइंट्स अलोंग का मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स अलोंग मींस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा हुआ है, हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास -mb cos थीटा होगा। एज्यूमिंग दैट कि जो बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस पॉइंट हमने ये दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, जब बार मैग्नेट ऐसे रखा जाएगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर वाले पोजीशन में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चल रहे हैं, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री को मान के चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला बनता है, व्हेन इनिशियल रेफरेंस पॉइंट इज टेकन टू बी 90 डिग्री। हम उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, आपने भी लिख देना एग्जाम में, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट वी आर टेकिंग 90 डिग्री, तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -mb cos थीटा है। सो व्हाट इज m इज गिवन टू बी 5, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4, और मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है बार मैग्नेट की cos 0 डिग्री, सो आंसर इज -2 जूल, -2 जूल हो जाएगा व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वही अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड हो तो यहाँ पे 180 लग जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट होगा। दूसरा है इसको 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन होता है -mb cos थीटा 2 cos थीटा 1, तो इनिशियल एंगल 0 डिग्री, फाइनल को आपको 180 पुट करना है, सो -5 इंटू 0.4 cos 180 cos 0, -1 कितना हो गया 4 आ गया, वर्क डन इज 4 जूल इन रोटेटिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। किस केस में बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी पढ़ा है, मैग्नेटिक डायपोल में भी पढ़ा है। 0 डिग्री पर मिनिमम होती है
potential energy of bar magnet is minimum when it is placed parallel to the magnetic field. इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 डिग्री पे होती है मैक्सिमम, जिसको आप बोलते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों पोजीशन में टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट जीरो होती है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम तो है, बट वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अदर इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर एक राइट एंगल प्रिज्म है, उसमें लाइट आती दिखाई है उन्होंने, उसका पाथ हमें सजेस्ट करना क्या है, व्हाट इज द पाथ। यहां से तो नॉर्मली इंसिडेंट हुई बेटा, तो सीधी जाएगी बिल्कुल। यहां पर क्या होगा, यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। मैंने कई बार बताया जब यहाँ से नॉर्मल आती है एक साइड से, तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये इस एंगल के इक्वल ही होता है, बिकॉज 60 90 ये 30 हो जाएगा, ये 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, पहले क्रिटिकल एंगल निकालो, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin c, √2 दिया हुआ है 1/sin c, sin c की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, सो दैट इज c इज इक्वल टू 45। क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो ऑब्वियसली TIR आने वाली, यहाँ पे TIR हो जाएगी। लाइट बेंड करके यहाँ पे बिछा देंगे, नीचे मिरर पड़ा हुआ, नीचे मिरर रखा, नीचे दिखा है ना, जो फेस नीचे वाला है वो मिरर है, ठीक है। अब ये वाला एंगल 30 था, ये 60 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक है। इधर वाला एंगल 30 हो गया, ये एंगल 30 हो गया, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा 60 डिग्री आपका, बिकॉज ये वाला एंगल 60 है, ये 30 हो गया 30, और इस ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में ये 30 है, तो जस्ट मिनट, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से लाइट आई 60 डिग्री बेंडिंग हो गई, ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, फिर इस ट्रायंगल में ये 30 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। नॉर्मल ड्रॉ करो, इधर 60 है तो इधर 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब 30 जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, बट नीचे तो उन्होंने बोला मिरर पड़ा हुआ, तो मिरर तो रिफ्लेक्शन होनी है, फिर लेट मी गो लाइक दिस, ये 30 हो गया अगेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 30 हुआ, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, अगर ये 30 है, टोटल 90 है, तो ये 30 इधर 60 हो गया। अब बड़े ट्रायंगल को देखो, तो ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल 30 हो गया। सो अगेन नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये एंगल 90 डिग्री पे आएगी, तो वही प्रूव हो गया, ये 60 है 30 हो गया, इसमें दिस एंगल विल बी 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया। ये लाइट ऐसे चली जाएगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी ऐसी का, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। और कितनी डेविएशन प्रोड्यूस हुई, यहां से लाइट आई, ऐसे आके चली गई, तो जिधर आई थी उसके बिल्कुल अपोजिट की, तो डेविएशन कितनी प्रोड्यूस हुई है, 180 डिग्री, लाइट हैज बीन डेविएटेड थ्रू 180 डिग्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, टू स्मॉल सॉलिड्स मेटल बॉल A and B, रेडियस R 2R, उनकी डेंसिटी सफिशिएंट डेंसिटी है 2 सिग्मा 3 सिग्मा है, उनको आपस में वायर से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ फाइनल चार्ज डेंसिटीज क्या है। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, वी हैव टू सी। देयर आर 2 स्फीयर्स, जो पहली स्फीयर है हमारे पास, उसका रेडियस है 2R, उसकी डेंसिटी है 2 सिग्मा। पहले इसको चार्ज निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज सपोज इसके ऊपर Q1 है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4πr²। सो चार्ज इन द फर्स्ट स्फीयर बिकम्स 8 sigma pi r². On the second sphere, radius is 2r and density is 3 sigma. So density is charge Q2 divided by area 4 pi into 2r का स्क्वायर. Radius is 2r. 16 pi r स्क्वायर हो गया, तो जाके मल्टीप्लाई होके हो गया Q2 की वैल्यू 48 sigma pi r स्क्वायर. The overall charge becomes adding, इनको ऐड कर दो, this becomes 56 sigma pi r square. Now
नाउ दिस टू आर कनेक्टेड बाय वायर। अब इनको वायर से कनेक्ट कर दिया हमने। वायर से कनेक्ट करने पे क्या होगा, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, पोटेंशियल बिकम सेम। नाउ सपोज इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 डैश, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q2 डैश। सम ऑफ द चार्जेस विल रिमेन सेम। Q1 dash plus Q2 dash will be equal to initial charge 56 sigma pi r square. 56 sigma pi r square becomes. अब इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, ये हमने कंडक्शन में पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है पोटेंशियल सेम हो जाता है एंड दे कैन बी कैलकुलेटेड एज रेशियो ऑफ चार्जेस विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। जो इनके रेडियस की रेशियो है वही इनकी चार्जेस की रेशियो होगी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम होने की वजह से ही फॉर्मूला आ जाता है कंडक्शन में। सो आर से आर कट गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश। ओके, अब ये Q2 डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Q1 डैश प्लस 2Q1 डैश 56 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, दैट बिकम्स 3Q1 डैश 56 sigma pi r square. So Q1 dash becomes 56 by 3 sigma pi r square. Q1 dash की वैल्यू आ गई और ऐसे बस Q2 dash तो इसका डबल ही है, तो Q2 dash की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 112 by 3 sigma pi r square, इसका डबल। दोनों चार्जेस आ गए। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दोनों अलग अलग चार्जेस हमने निकाल लिए। अब दोनों की अलग अलग डेंसिटी निकालनी है। What will be sigma 1 dash? उसका चार्ज ऑन द फर्स्ट स्केल 56 by 3 sigma pi r square डिवाइडेड बाय उसका एरिया। एरिया फर्स्ट स्केल इज 4 pi r square, सो डिवाइड करके pi r square कट जाएगा, 56 by 14 by 3 sigma हो जाएगा इसका आंसर। और सेकंड स्केल की सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन द स्केल इज 112 by 3 sigma pi r square डिवाइडेड बाय एरिया 4 pi 2 r का स्क्वायर। नीचे बन जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, 112 को डिवाइड करेगा 7 आ जाएगा, सो 7 by 3 सिग्मा आ जाएगा। सो दैट वाज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन बदल बदल के आता रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक दो बार पहले भी आया, सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 26 का बी पार्ट, गो टू द 26 बी पार्ट क्वेश्चन। यहाँ भी हमारे पास लाइन चार्जेस है, लाइन चार्ज एक पे चार्ज प्लस लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे माइनस लेमडा बैठा हुआ है। उन्होंने पूछा कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर ये दोनों चार्ज डेंसिटी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, फिर वो रीजन बीच में आता है, बी रीजन में होना था आंसर। बट बिकॉज वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, वन ऑफ देम इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो है वो आउटसाइड आएगा, या ए रीजन में आएगा या सी रीजन में आएगा। ये पॉइंट चार्ज में भी ऐसा क्वेश्चन सेम बनता है। एंड इन दिस केस कौन सा रीजन होगा, दोनों में से जो चार्ज डेंसिटी कम है उसके बाहर इस साइड पर पॉइंट होगा, पॉइंट विल बी इन द रीजन सी। इसका आंसर होगा पॉइंट विल बी इन द रीजन सी। तो सी रीजन में हम बात करते हैं, सपोज यहां पर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस सपोज x है, ये डिस्टेंस d हो गया d प्लस x। सो एक लाइन चार्ज से हो गया d प्लस x, दूसरे से हो गया x, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो पहले इसकी वजह से 1/2 pi epsilon naught lambda divided by distance, सेकंड उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 pi epsilon naught lambda by 2 divided by distance x, इसका डिस्टेंस x है, इसका d plus x, जस्ट हमें सॉल्व करना है बस। 1/2 pi epsilon कट गया, lambda upon d plus x is equal to lambda upon 2x आ गया, lambda से lambda कट गया, so d plus x is equal to 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी d ही आ जाएगी आंसर। सो दिस इज आंसर। सिमिलर क्वेश्चन पॉइंट चार्जेस में भी आएगा सेम। अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो पॉइंट बीच में आएगा, अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पॉइंट बाहर आएगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है उसके बाहर आएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है रीजन, ये आंसर होना था इसका। नेक्स्ट, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन में बनाना है एनर्जी बैंड डायग्राम। ऑब्वियसली एनर्जी बैंड डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो हम ऐसे दिखाएंगे। फॉर ए कंडक्टर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करेंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट होंगे कंडक्शन बैंड में, दैट इज फॉर
कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा गैप दिखाओगे आप, देयर इज अ गैप, एनर्जी गैप विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं दिखाना है क्योंकि उन्होंने 0 केल्विन पर बोला है। एट 0 केल्विन सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं होता। 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह से ही बिहेव करता है। और अगर आपको दिखाना है इंसुलेटर तो गैप आप ज्यादा दिखाइए, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, लार्ज गैप, गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, क्योंकि 0 केल्विन पे तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही होंगे, कंडक्शन बैंड में कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि हाउ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इज फाउंड एट सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। जब आप इसको गर्म करते जाओगे, 0 केल्विन से ऊपर लेके आओगे, रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे, तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? मान लो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन चारों तरफ सिलिकॉन से अटैच है, कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। इन कोवलेंट बॉन्ड में से कोई कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक करता है, सपोज यहां से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो जो पीछे खाली जगह छोड़ के गया वो है होल इन द वैलेंस बैंड, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड है। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो पीछे जो होल छोड़ जाएगा वो वैलेंस बैंड में है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया वो कंडक्शन बैंड में है। देन बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बी पार्ट में क्या है? व्हाट इज इन बी पार्ट? कार्बन सिलिकॉन आर बोथ मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4 पीरियोडिक टेबल, हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कार्बन इंसुलेटर क्यों है? बिकॉज कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन हैज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उनको तोड़ना मुश्किल है। उसके लिए जो एनर्जी गैप चाहिए वो बहुत ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज इंसुलेटर। सिलिकॉन के बॉन्ड्स थोड़े वीक हैं, एनर्जी गैप इज लेसर फॉर सिलिकॉन, इसलिए कार्बन जो है सिलिकॉन के बॉन्ड्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, इजियर टू ब्रेक दीस बॉन्ड्स। सो एनर्जी गैप फॉर कार्बन इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स व्हाई कार्बन इज इंसुलेटर एंड सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर। डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है बेटा वो क्या करता है? मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हमारी इनपुट वेव है एसी। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल बाहर आएंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल भी थे। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? ये फुल वेव रेक्टिफायर, सपोज ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर। इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ये आउटपुट रहेगी हमारी, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल बन गई। ये डायग्राम ही क्लियरली डिफरेंस बता रही है फुल वेव और हाफ वेव। एक और बात भी है, अगर इनपुट सप्लाई 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, बट फुल वेव में 50 हर्ट्ज से क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो ये दो डिफरेंस हम कह सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फिर आपको सर्किट डायग्राम बनाना है फुल वेव रेक्टिफायर का, उसकी वर्किंग समझानी है, तो थ्योरी हो गई। कैसे डायग्राम होती है? यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं एसी, यहाँ पे दो डायोड्स लगे हुए हैं D1 एंड D2, बीच में क्या लगी हुई है, लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे पैरेलल में हमें आउटपुट मिलती है, यहाँ पे हमें कैपेसिटर भी लगा लेते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। सो दैट इज अ वर्किंग डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फिर उसकी वर्किंग आपको समझानी है, थ्योरी टॉपिक है वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, केस स्टडी क्वेश्चन ऑन गैल्वेनोमीटर। तो इसका पूरा रीड कर लेना। वैसे तो सारी वर्किंग समझाई है, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क, सब कुछ वही समझाएगा। सी क्वेश्चन नंबर ए इन दिस केस, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए, 0 to V बनाने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस लगाई R1। अगर R1 की जगह R2 लगा दिया तो रेंज 2 वोल्ट हो गई। तो बताओ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? वोल्टमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है उसका फॉर्मूला होता है V/IG - G। पहले हमने R1 लगाई, R1 V/IG - G। बाद में हमने R2 लगाई,
रेंज होगी डबल 2v अपॉन IG माइनस हमें g की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें v बाई IG को एलिमिनेट करना है। v बाई IG की वैल्यू यहाँ से निकालना, v बाई IG की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस g, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2R1 प्लस g माइनस g, R2 इज इक्वल टू 2R1, 2g माइनस g बिकम्स g, तो g की वैल्यू आ गई बेटा R2 माइनस 2R1, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे 2g माइनस g हो जाएगा, सो इसका आंसर होगा ए पार्ट। सो g की वैल्यू है R2 माइनस 2R1। फॉर्मूला ध्यान रहे, वोल्टमीटर कन्वर्जन के लिए क्या यूज होता है, एमीटर कन्वर्जन के लिए क्या यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट, एक गैल्वेनोमीटर में 5 मिलीएम्पियर करंट चल रहा है, कोयल में 100 टर्न्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 18 है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बतानी है आपको कितनी है। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऊपर फॉर्मूला दिए था केस स्टडी में, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NIAB, यही फॉर्मूला लगाना है अपने को। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज NIAB, number of turns 100, current is 5 milliampere, 5 into 10 to the minus 3, area 18 centimeter square, 18 into 10 to the minus 4, and magnetic field is 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, तो बेसिकली 18 समथिंग, 18 में ही आंसर आना है। तो कैलकुलेशन तो कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बिना कैलकुलेशन के पता है कि आंसर क्या आने वाला है, बी पार्ट, क्योंकि 1/8 तो आएगा ही आंसर में। सो दैट इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। पहले पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 ये हमारा गैल्वेनोमीटर को 6 ओम रेजिस्टेंस है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसकी 0.2 एम्पियर है, शंट लगानी है, उसको एमीटर बनाना है 0 to 5 एम्पियर। शंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शंट? सी शंट का फॉर्मूला होता है हमारा IG अपॉन I माइनस IG, ये शंट का फॉर्मूला है। गैल्वेनोमीटर करंट कैपेसिटी वाज 0.2 एम्पियर, इट वाज 0.2 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 6 ओम डिवाइड बाय I माइनस IG, फाइनल रेंज हमारी I 5 है 0.2, सो इट बिकम्स 1.2 अपॉन 4.8, दैट इज 1/4 ओम। शंट की वैल्यू 1/4 ओम या 0.25 इसका आंसर आएगा। शंट की वैल्यू 0.25 है। अब इस पे आ जाओ, उन्होंने पूछा एमीटर की रेजिस्टेंस भी बताओ, तो जो एमीटर बनता है वो बनता है गैल्वेनोमीटर के साथ शंट पैरेलल में लगा कर। तो एमीटर की रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 6, शंट की वैल्यू हमारी अभी आई है 0.25, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, दिस विल कम आउट टू बी 0.24 ओम, इसका आंसर 0.24 आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। तो एमीटर की रेजिस्टेंस होगी 0.25 whereas shunt required is 0.25 and emitter resistance 0.24. Okay. Next question, current sensitivity क्या होती है? NIAB is K5. Okay. Current sensitivity होती है I/5, that is K upon NBA. So current sensitivity का फॉर्मूला होता है K upon NBA, A पार्ट इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। Which of the following graph can be used to obtain the value of Planck's constant? इनमें से कौन से ग्राफ से आप Planck's constant निकाल सकते हैं? करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वर्सेस Planck constant नहीं निकाल सकते। इसका आंसर सी पार्ट है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा ग्राफ आता है हमारा, and slope of this graph is h। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ की स्लोप h होती है, वहां से आप निकाल सकते हो। इसका आंसर है सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ब्लू लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है कैसे वेरी करेगी?
जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज गिवन बाय h nu माइनस वर्क फंक्शन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टेक्निकल क्वेश्चन है। तो इनमें से जिस कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सबसे ज्यादा आएगी मेरे पास। तो इनमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होती है रेड कलर की, सबसे कम रेड कलर की, उसके बाद येलो कलर, सबसे ऊपर ब्लू कलर होता है। सो आंसर शुड बी सी पार्ट। ब्लू कलर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेड कलर हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पार्ट, which of the following metals exhibits photoelectric effect with visible light? विजिबल लाइट के साथ बेटा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जिंक और कैडमियम शो करते हैं यूवी रेज के साथ, मैग्नीशियम तो शो नहीं करता है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। When frequency of incident light is increased without changing its intensity, the saturation current, देखो वैसे तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी का लिंक स्टॉपिंग पोटेंशियल से है, बट जब उन्होंने कहा है कि इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी जो है उसका करंट से लिंक हो जाएगा। कैसे? लेट अस सी। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी एनर्जी को लिखेंगे प्लैंक्स फॉर्मूला NH nu अपॉन एरिया इन टाइम। अब उन्होंने कहा इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन n/t, ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड में ले आओ, फ्रीक्वेंसी इधर डिवाइड में आ जाएगी, नीचे आके डिवाइड में, तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, बट यहाँ कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम आएंगे, बिकॉज वन फोटोन हैज टू एमिट वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करेगा? दैट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। वैसे नॉर्मली हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट ये टॉपिक है यहाँ पर, बट ये तभी आएगा। वैसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी का लिंक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, इंटेंसिटी का लिंक होता है सैचुरेशन करंट से, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वजह से सैचुरेशन करंट वेरी कर रहा है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इंटेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, दैट्स व्हाई ये आंसर आ गया हमारे पास। करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ तो आपको पता ही है, पहला ग्राफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, सी पार्ट इसका आंसर है। करंट और इंटेंसिटी आपस में डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कैज़ेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप की आपकी डायग्राम बनानी है, ठीक है, और उसकी दो एडवांटेज लिखनी है अपने को। इसके हमेशा ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या होता है, एक हमारे पास कनकेव मिरर है, बीच में होल है उसके, यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर भी रखा हुआ है। इसका जो कनकेव मिरर का फोकस यहाँ पर है, जो इन्फिनिटी से रेज आती है वो अपने फोकस की तरफ भेजता है, बट बीच में रास्ते में कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर है सर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट होल के थ्रू जाती है। यहाँ से लाइट आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से, अब यहाँ पे इमेज बन गई। यहाँ पे हमने आईपीस रखा हुआ लेंस, आई लेंस, जिससे हम इसको देख लेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ कैज़ेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। इसके एडवांटेज क्या है? इसमें एक तरह की क्लियर इमेज बनती है, ज्यादा विजिबल होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें मिरर हल्का होता है जबकि लेंस भारी होता है। इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होती, स्फेरिकल एब्रेशंस भी कम होती हैं। तो ये सारी एडवांटेज आपको याद करनी, क्योंकि हमेशा पूछते ही एडवांटेज है इसकी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें दो लेंस यूज करते हैं, रिफ्लेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही कहते हैं इसको। The focal length of object is 50 times the focal length of eyepiece. Find the final image is found at infinity. Length of tube is 102. दोनों लेंस की फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है अपने पास, FO upon FE is given to be 50. That is FO is 50 times FE. Length of tube होती है FO plus FE. That is given to be 102. FO को 50 times FE लिख दो,
51 एफ हो गया, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर्स। फिर एफ की वैल्यू यहाँ पर कर दो तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर्स। तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है और ज्यादा क्लियर इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ इमेज इज वेरी हाई, क्लियर इमेज बनती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप उतना नहीं बना पाएगा। छोटी ऑब्जेक्ट्स को देखना, हमने कोई वायरस वगैरह को देखना है, कोई टिश्यूज को देखना है, उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूजफुल, नॉट द सिंपल माइक्रोस्कोप। बाकी रे डायग्राम बना के दिखानी है आपको फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो रे डायग्राम कैसे बनेगी, सी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये फोकस है इसका। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द फोकस। छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो, जो रे यहाँ से पैरेलल जाएगी वो फोकस में से पास करेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी। तो पहले लेंस ने यहाँ पे इमेज बना दी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज A dash B dash. Now this image lies inside the focus of eyepiece. Focus of eyepiece. ध्यान से इसके फोकस के अंदर आप फोकस आपने खुद ही मार्क करना है, यहाँ पे मार्क करना। ये आप चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आप जैसे इमेज बनानी है। एफ की वैल्यू आप थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से जो रे यहाँ से पैरेलल जाएगी, जो इसकी इमेज है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। जो यहाँ से रे पैरेलल जाएगी वो फोकस में से पास करेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी सीधी। दोनों रेज यहाँ पे मीट करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, ये फाइनल इमेज बन जाएगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी डायग्राम आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। माइक्रोस्कोप की, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin plano concave lens with its curved surface of radius r is देखो ऐसा दिखाया है मैंने, एक concave lens है हमारे पास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका जो कर्व्ड सरफेस है उसका रेडियस इक्वल टू r। इसके साथ ही एक कन्वेक्स लेंस भी पड़ा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2, रेडियस इक्वल टू उसका भी सेम ही होगा, इक्विकन्वेक्स लेंस है। पूरे कॉम्बिनेशन की आपको पावर बतानी। पहले फर्स्ट लेंस की पावर क्या है, पावर होती है 1/4 लेंस। लेंस वेक्टर फॉर्मूला लगाओ, n1 - 1 ठीक है। और पहला सरफेस है प्लेन सरफेस। कनकेव मिरर में हम पहला माइनस लेके चलते हैं, दूसरे को प्लस लेके चलते हैं। पहला सरफेस माइनस में पुट किया जाता है, -90, दूसरे को प्लस से पुट करो। So power becomes n1 - 1, 1/infinity 0 हो गया into -1/r। सेकंड जो लेंस है हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, उसका पहला सरफेस प्लस लोगे, दूसरा माइनस लोगे, n2 - 1 1/+r - 1/-r, that becomes n2 - 1 into 2/r। दोनों लेंस की पावर आ गई। पावर मतलब 1/f, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना। तो टोटल पावर इनका सम बनेगा, P will be equal to P1 + P2, इनको ऐड कर दो, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, एक तो बैटरी है हमारे पास, ये वाली बैटरी है 4 वोल्ट 2 ओम की। नेक्स्ट बैटरी है 2 वोल्ट 4 ओम की। नेक्स्ट बैटरी हमारे पास 6 वोल्ट एंड 2 ओम एंड 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से डायग्राम बनाते हैं क्लियरली। किरचॉफ लॉ से भी निकालना है, इनमें करंट्स निकालने हैं।
पहली बैटरी होगी हमारी 4 वोल्ट 2 ओम, सेकेंड इज 2 वोल्ट 4 ओम, थर्ड इज 6 वोल्ट 2 ओम। हमें करंट निकालना थ्रू ईच आर्म। करंट चलाते हैं बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी बैटरी है 6 वोल्ट, यहाँ से करंट आया आई सपोज, इधर चला गया I1, इधर चला गया I माइनस आई, सो I माइनस I1, ठीक है। इधर से करंट आ रहा है आपका I1, इधर से I माइनस I1, I1 करंट आ रहा है, ऐड होकर वापस I1, तो करंट हमने चला। नाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ लॉ। पहले यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे अपर सरफेस, यहाँ से चले, बैटरी की बड़ी से छोटी प्लेट जा रही है -4, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, करंट के साथ चले तो वो भी -2I माइनस आई, इधर आए और बैटरी की बड़ी से छोटी प्लेट जा रही है -2 और करंट के अपोजिट चल रहे हैं। करंट के अपोजिट चले तो इसकी वोल्टेज प्लस काउंट होगी, इंटरनेशनल की +4 आएगा इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6I1 minus 2I is equal to 6, that is the first equation। ऐसे अब यहां से क्लोज पाथ लो, यहां छोटी से बड़ी प्लेट जा रहे हैं बैटरी में +2, करंट के साथ चल रहे हैं तो -4I1, आगे इधर आ गए, फिर करंट के साथ चल रहे हैं -2I और बैटरी की छोटी से बड़ी प्लेट जा रही है +6 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके आ जाएगा 4I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके आपको I1 और I की वैल्यू निकालनी है। बस ध्यान से किरचॉफ लॉ की इक्वेशन ध्यान से बनाओगे देन यू कैन सॉल्व इजीली। ध्यान से देखो तो इसको ऐड करके 2I कट रहा है, 10I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 14, I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.4 एम्पीयर, फिर I1 की वैल्यू पुट करके आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, See this question। आपको ओवरऑल रेलेशन निकालनी है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे आप जब भी ऐसे निकालना तो ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा के करंट फ्लो देखना होता है। जैसे ऊपर तो वेटसन भी बन रहा है P/Q इज इक्वल टू R/S। तो बैलेंस स्टेट है इसलिए इसमें करंट नहीं जाएगा, सामने करंट नहीं जाएगा, नो करंट विल फ्लो। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें करंट नहीं जा रहा हमारे पास, इसलिए वो दोनों सीरीज में होगी। क्या हो गया ऊपर 2R, ये भी दोनों सीरीज में होगी 2R और नीचे लास्ट में R है। ये हमारा सर्किट बन गया 2R और R। ये 2R और R सॉल्व करोगे R आ जाएगा, बाद में R और R आंसर इसका R/2 आ जाएगा। पहले सॉल्व कर लो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, तो आंसर इसका R/2 आ जाएगा। यू कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से करंट जा रहा है, ये बेरिंग क्रॉस सेक्शन में नोट बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार आता था। जब बेरिंग क्रॉस सेक्शन यहाँ पे एरिया कम है, वहां पे एरिया ज्यादा है, तो करंट विल नॉट चेंज, करंट इज नॉट चेंज, करंट चेंज नहीं होता। करंट का फॉर्मूला होता है NEVD, करंट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। जहां पे एरिया कम होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। इट इज जस्ट लाइक कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमने +1 में पढ़ी थी, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। तो यहाँ की दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो पूछी गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो पूछी गई। ठीक है, इन्होंने पूछा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट B। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो निकाल सकते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एरिया के इनवर्स की क्वेश्चन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर रेशियो पूछी जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट A टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट B हो जाएगा एरिया एट B डिवाइड बाय एरिया एट A, उल्टा हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्स की क्वेश्चन है। B का एरिया कितना है 2 × 10⁻⁷, A का एरिया इतना है, तो 2:1 इसका आंसर, 2:1। तो यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। यहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहां से, अगर यहाँ पे 2V है वहां पे V। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/m टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में डायरेक्टली क्वेश्चन है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो भी क्या होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रेशो वही होगी जो ड्रिफ्ट लॉस की रेशो आएगी 2:1। आंसर है, ठीक है। और बी पॉइंट पे उन्होंने पूछा ड्रिफ्ट लॉस के बताओ, तो वो निकाल सकते हो आप बी पॉइंट पे। आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, करंट इज गिवन टू बी 1, एन की वैल्यू दी है 8.5 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, एरिया बी पॉइंट का लेना पड़ेगा आपको, दैट इज 2 इंटू 10⁻7, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। ध्यान देखो, वैसे भी देखो, अगर करंट इधर से उधर जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव एंड है या नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे बन रही है इनसाइड द मेटल। यहाँ पे क्राउडेड है, यहाँ इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग है, वहां पे इलेक्ट्रिक वीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस फैल रही है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 2 point charges 16 microcoulomb and +1 microcoulomb placed at the positions 3i cap and 4j cap। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर। सी ओरिजिन 1 2 3 3i cap पर पड़ा है चार्ज 60 माइक्रोकूलम्ब, 4j cap 1 2 3 4 4 पर पड़ा है चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब प्लस माइक्रोकूलम्ब, और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया 3,4 पर। इसका इलेक्ट्रिक उधर की तरफ होगा E1 में, इसका इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम करना है, बस E1 E2 की वैल्यू निकाल के वेक्टर सम करना है। दिस डिस्टेंस इज 4 बाय कोऑर्डिनेट, दिस डिस्टेंस इज 3, व्हाट इज E1? 1/4πε0, चार्ज इज 16 माइक्रोकूलम्ब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 से 16 कट जाएगा, 9 to 10⁻9, दिस बिकम 9000 न्यूटन पर कूलम्ब। ऐसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक कितना हुआ वहां पर E2, 9 to 10⁻9, चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम्ब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 3 का स्क्वायर, 9 से 10 कट गया, दैट बिकम्स 1000 न्यूटन पर कूलम्ब। So this value is 1000 and this value is 9000। बाकी आपको इन दोनों का वेक्टर सम करना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यू कैन फाइंड आउट 1000 का स्क्वायर प्लस 9000 का स्क्वायर अंडर रूट ट्वाइस 1000 इंटू 9000 cos 90 जीरो होता है, पूरा जीरो हो जाएगा, बाकी सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? phi is equal to Li, phi will be equal to L when current flowing is 1। सेल्फ इंडक्टेंस may be defined as flux linked with the coil when current flowing through the coil is 1 ampere। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में 2 डेफिनेशन दी हुई है, हम कोई भी एक दे सकते हैं। दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की डेरिवेशन करनी है, वो आपको पता है डेरिवेशन ये वाली एनर्जी है, हाफ एल इसके इसका आंसर होता है, ये डेरिवेशन करनी है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वाली, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। द करंट्स पासिंग थ्रू दो इंडक्टर्स हैं, एक में 10 मिली हेनरी चल रहा है, एक में 20 चल रहा है। आपको ग्राफ दिखाना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज सेम। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ करंट इज इंक्रीजिंग सेम रेट उन्होंने बोला है, ठीक है। E is equal to L di/dt। तो E वर्सेस di/dt उन्होंने ग्राफ पूछा है, E वर्सेस di/dt, E वर्सेस di/dt, दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन होगा, और इसकी स्लोप क्या होगी y इक्वल टू mx, y एक्सिस पे EMF, x एक्सिस पे di/dt, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज L। तो दो ग्राफ में दिखा सकते हैं, इसकी स्लोप L है, तो जिसकी स्लोप कम है वो है 10 मिली हेनरी वाला, इसकी स्लोप 10 मिली हेनरी है, और दूसरा जो L2 है वो है 20 मिली हेनरी। सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस di/dt ग्राफ। दूसरा ग्राफ है एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट फ्लोइंग। एनर्जी स्टोर्ड क्या है? E is equal to half LIC। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस I, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है,
E versus I, तो ग्राफ will not be a straight line, it will be like parabola. दो पैराबोलास मैंने दिखा दिए, एक 10 मिली हेनरी वाले का, एक 20 मिली हेनरी वाले का. ये हमें ग्राफ दिखाने थे. नेक्स्ट, डिफाइन टर्म म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास phi is equal to mi, phi2 is equal to mi1, phi2 is equal to m when current flowing is 1 ampere. Mutual induction may be defined as flux linked with second coil when current flowing in the first coil is 1 ampere. So that is the definition of mutual induction. और फिर म्यूचुअल इंडक्शन में डबल सॉलिड आपको ड्राइव करनी है. और डेरिवेशन हमने पिछले भी एक पेपर में की थी, वो देख लेना. डबल सॉलिड वाली, एक सॉलिड ऐसे है, उसके ऊपर दूसरी सॉलिड है. म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट n1 n2 a by l. म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला आएगा, वो डेरिवेशन पहले भी करवाई हुई है आपको. यू कैन सी दैट इन प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगी. The current through an inductor is uniformly increased from 0 to 2 ampere in 40 seconds. EMF 5 मिलीवोल्ट हो रही है. आपको बताना है फ्लक्स लिंक बताना है आपको. देखो, कोई भी सेल्फ इंडक्टर है, उसकी EMF का फॉर्मूला होता है L di by dt. EMF is 5 millivolt. पहले तो L की वैल्यू निकालनी है अपने को. di by dt, how much current is changing di? It is 0 to 2 ampere, that is changing by 2. And time is 40. 20 आ गया, 20 पे जाके मल्टीप्लाई कर दो. 10 is from -1 या 0.1 हेनरी इंडक्टेंस की वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 0.1 हेनरी आ गया बस. अब हमें फ्लक्स निकालना है. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Li. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Li. L हमें पता चला, बट हमें करंट चाहिए 10 सेकंड पर. हमें करंट दिया 40 सेकंड पे, 2 एम्पीयर दिया. करंट लीनियरली बढ़ रहा है, तो 40 सेकंड्स पर अगर करंट 2 एम्पीयर है, तो 1 सेकंड पे कितना होगा? 2/40. 10 सेकंड्स पे कितना होगा? 2/40 into 10, 1/2 एम्पीयर करंट होगा. उस समय करंट 1/2 एम्पीयर है. यहाँ पुट करो, 10 सेकंड में करंट निकालना था. सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास निकाली हमने 0.1 और करंट है 1/2. So that becomes flux is 0.05 Weber. This answer. So this concludes this paper. I hope you will understand this. All the best for your exams. Prepare well. Stay calm. सभी formulas याद करो, अच्छी तरह से derivations भी practice करो.